नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जीवन प्रकाश कालरा जी हैं। 80 से ज़्यादा वर्ष के जीवन प्रकाश जी ने वो सारे दृश्य और वो सारी घटनाएं देखी हैं विभाजन के बाद की, और वो पीड़ा सही है। उनका दर्द बहुत ही बड़ा है। हम उन्हीं से जानेंगे कि वो इस पूरे विभाजन के दौरान उन्होंने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा। हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। नमस्कार। 1947 जब बंटवारे की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या चित्र उभरता है आपके दिमाग में? सबसे पहले चित्र उभरता है हमारा वहाँ से विस्थापित होना, गांव से। उस गांव से विस्थापित होना। हम भरी दोपहर, सितंबर की भरी दोपहर में, उस समय चिलचिलाती गर्मी होती है। पूरे गांव के लोग अपने सिरों पर गठरी बांध करके और अपने छोटे छोटे बच्चों को कांच में लेकर के महिलाएं और पुरुष एक काफले के रूप में पैदल चल रहे हैं। और उस पैदल चलने में हमको 6 मील की यात्रा तय करके एक जगह पर इकट्ठा किया गया। उस जगह का नाम था मीरने वाला, हमारे गांव से 6 मील दूर। और हमारे गांव में बार बार ये डर फैलता था, भय व्यक्त हो जाता था कि हमला करने आ रहे हैं, हमला करने आ रहे हैं बर्छे तलवारों के साथ। अब ये बार बार शोर होता था, लेकिन ऐसा कोई हमारे गांव में वो इकट्ठे होके आए नहीं। शोर कई बार हुआ। इसका मुकाबला करने के लिए हमारा घर बहुत बड़ा था, चारों तरफ से घिरा हुआ और बीच में बेड़ा, बहुत बड़ा, यानी इतना बड़ा बेड़ा था कि पूरे गांव का हिंदू समाज उसमें इकट्ठा हो सकता था। ऐसा 1-2 बार हुआ भी सही। शोर मचा, लोग इकट्ठे हो गए, स्त्री पुरुष बच्चे सब। और जो हमारे कार्यकर्ता थे, उस समय शाखा हमारी गांव में बड़ी अच्छी प्रबल हो गई थी। तो उस शाखा के स्वयंसेवक अपने भाई बहनों को बचाने के लिए, माताओं पिताओं को बचाने के लिए उनको इकट्ठा कर लेते थे और खुद छतों पर चारों तरफ हमले का मुकाबला करने के लिए बोतलें, कोई हाथ से निर्मित बम और कुछ तेज़ाब ऐसी वो, और गर्म पानी टब में, ये वहाँ पर तैयारी रखते थे जब ऐसा शोर होता था। हम अभी इसको विस्तार से समझेंगे आपसे। उसमें उम्र कितनी थी आपकी जब ये पूरा घटना? 11 साल। 11 साल की। किस कक्षा में पढ़ते थे आप? 5 में पढ़ता था। कौन सा स्कूल था आपका? वहाँ जो था स्कूल तो सरकारी था, उसका नाम उर्दू में लिखा रहता था हस्सुबलेल, मदरसा हस्सुबलेल। अच्छा, आप झंग जिले में कहाँ के रहने वाले थे? झंग से जिला गांव, तहसील बता रहा हूँ। जिला झंग, तहसील शोरकोट, गांव हस्सुबलेल। हस्सुबलेल उन्हीं के नाम से रखा हुआ था। लेकिन कुछ दिन पूर्व, कुछ मास पूर्व, हमारे स्वयंसेवकों ने उसका नाम रामनगर रख दिया था। रामनगर। तो उस रामनगर में जनसंख्या क्या स्तर क्या था? हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे? हाँ, लगभग बराबर थे। फिर भी वहाँ से हम सारे के सारे निकले। वहाँ कोई हिंदू हमारे गांव में शेष नहीं बचा। कब लगा आपको कि अब यहाँ से निकलना है, या ऐसा कैसे माहौल बना कि अब यहाँ से निकलना शुरू होगा? ये पता चल गया स्वयंसेवकों के नाते से कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और उस समय बच्चा होने के नाते हमारे मन में तो ये था कि अब अपने देश में जा रहे हैं और वहाँ हम हिंदी पढ़ेंगे। आगे मन में था कि अब अपने देश में जाएंगे और हिंदी पढ़ेंगे। यहाँ उर्दू पढ़ाई जाती थी? वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती। तो हिंदी से प्रेम था? लगा तो स्वयंसेवक होने के नाते प्रेम हो गया कि अब हम अपने देश में जा रहे हैं। कब आप वहाँ से
झंग से निकले आप वहाँ से, माहौल जब ख़राब हुआ तो कौन सा दिन महीना था, डेट थी? सितंबर का महीना था। हाँ, मैंने बताया इतनी गर्मी में पैदल काफिला चल रहा है, तो सारा हिंदू समाज निकल पड़ा। उस गांव का सारा हिंदुस्तान। तो फिर आगे हम मीरने वाला, वहाँ कई दिन रहे। अच्छा, वहाँ से सारे गांव आकर के मीरने वाला में रहे। वहाँ कई दिन रहे। वहाँ भी एक बहुत बड़ा घेर था, 4 दीवारी का बना, उसी में आकर रहे। चूल्हे पर कितने लोग थे आपके साथ? होंगे 400-500। 4-5। तो चूल्हे पर ही रोटियां बनाते थे, लकड़ी जलाते थे। उस समय तो थे ही नहीं गैस वैस। तो वहाँ कई दिन हम रहे। फिर हमको वो निकाल के मिलिट्री के संरक्षण में निकाल के रेलों में बिठाया गया। रेलों में बिठाया गया तो वो रेलें भी सवारी डब्बे नहीं थे, माल डब्बे थे। माल डब्बों में छत नहीं थी ऊपर डब्बों के, जो मालगाड़ी ढोती है ना सामान, उनमें बिठा करके हमें लाहौर तक लाया गया, अटारी तक लाया गया। वहाँ जा कर के उस गाड़ी को रोक लिया गया। शोर पड़ा कि आप काटेंगे, आप काटेंगे। कौन काटेगा? यही मुस्लिम काटेंगे। 2-3 दिन गाड़ी रुकी रही, पीने को पानी नहीं था। यहाँ तक कि बच्चों को प्यास लगती थी, उनको मूत्र पिलाते थे। इस स्थिति तक उस कैंप में, उस टेंटों के कैंप में हम कई महीने रहे, 1-2 महीने। तो हमारे बड़े भाई गुजारा करने के लिए हलवा बनाते थे घर पर, और वो सड़क पर बैठ करके बेचते थे गुजारा के लिए। हमारे चाचे के बेटे, बड़े भैया, उनका नाम था रणजीत दास। वो जिला मुल्तान से आए थे, तहसील खानेवाल से, जो उस समय हमारे साथ नहीं थे। वो वहाँ दुकान करते थे, तो वो भी उधर उस कैंप में थे। तो उन्होंने माइक पर अनाउंस करवाया कि मेरे भाई हसुबल से आए मदन लाल, वो जाओ मुझे मिले। तो इस प्रकार उनका मेल हुआ। अच्छा, मतलब बड़ी कठिन स्थिति में रही। अच्छा, उस समय आपने वो सारी चीज़ें देखी होंगी कि बहुत से लोग आ रहे होंगे, तो किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का होता रहता था, उसको हम सुनते थे। आपने बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम भी सुने होंगे कि किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को सुना तो सही जी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं। लेकिन जो लोग आ रहे होंगे वो बड़ी पीड़ा से गुजर के आ रहे होंगे। इसी पीड़ा से, किसी का कुछ घर मकान छोड़ करके, और किसी का कोई मर गया, किसी का कोई मर गया। तो उसके बाद फिर हम इधर आए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र, वहाँ भी बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ था। वहाँ हम 6 महीने रहे कैंप में। उसी प्रकार राशन मिलता था, सरकार के लोग बांटते थे। कौन से कैंप में? यहाँ दिल्ली आए थे आप? नहीं, कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ 6 महीने रहे कुरुक्षेत्र कैंप। कुरुक्षेत्र में तो वहाँ भी राशन मिलता था, दालें मिलती थी। चूल्हे पे हम लकड़ी जला करके भोजन करते थे, टेंटों में रहते थे। 2-2, 3-3 परिवार एक थे। पढ़ाई लिखाई कैसे हुई वहाँ से? पढ़ाई लिखाई के लिए हम वहाँ पढ़ते थे 5 महीने। तो जब अफरा तफरी में हम निकले तो सर्टिफिकेट की तो किसी को होश ही नहीं थी कि भाई सर्टिफिकेट भी ले लिया जाए। तो हुआ ये कि हमारा एक अंकल था, चाचा बोलते थे, उन्होंने आकर के हमें कुरुक्षेत्र में जो स्कूल चल रहे थे, 4थी में एडमिट कराया। कुरुक्षेत्र में और 4थी में एडमिट कराने पर जो भी उन्होंने स्कूल में टीचर को उम्र लिखवा दी हमारी, वो ही लिखी गई। अब जो मैं 86 साल का हूँ, उसी स्कूल के एडमिशन के आधार पर अच्छा हो सकता है 1 वर्ष ज़्यादा भी ज़्यादा रहा उम्र।
तो वहाँ चौथी से जब कुरुक्षेत्र में एडमिशन हुआ उसके बाद कैसे पढ़ाई हुई, कैसे परिवार फिर का सारी चीज़ें? हमें एक मकान अलाट हुआ। अच्छा, रिफ्यूजीज को एक कैथल जगह है, कैथल हरियाणा में। वहाँ हम गए। वहाँ हम चौथी का सर्टिफिकेट लेकर के, चौथी पास का, और कैथल के स्कूल में, जाट हाई स्कूल था, उसमें हम दाखिल हुए 5वीं में। वहाँ हमारी 10वीं तक पढ़ाई हुई। कैसे फिर जीवन आगे बढ़ा? हाई स्कूल हुआ तो कैसे फिर? उसके बाद मैंने मजदूरी की। अच्छा, हाँ, ये जो होते हैं ना कारपेंटर, उसके साथ मिल करके मैंने लकड़ी काटी, बढ़ई का काम। बढ़ई का काम, सुराख किए चारपाइयों में, और कुछ मिल जाता था। फिर उसके बाद मैंने खराद का काम सीखा। खराद समझते? हाँ हाँ, लेस बोलते हैं। हाँ। तो वो कार्य सीखा मैंने, और वो सीखते सीखते वहाँ मजदूरी भी मुझे करनी पड़ी। सामान ढोना पड़ता था, जिसके यहाँ सीखते थे, सामान लाना पड़ता था अम्बाला से। तो ये सारी बातें होने के बाद मेरा एडमिशन टीचर ट्रेनिंग में हो गया। टीचर ट्रेनिंग मैंने 1 साल की पाबड़ा एक गाँव है डिस्ट्रिक्ट हिसार में, वहाँ पर की, और मेरे भाई ने उसका खर्चा उठाया। और मुझे याद है कि सारे खर्चे में, उस समय सस्ता ज़माना था, 100-130 रुपए लगे थे। फिर मैं कुछ समय संघ के कार्यालय में बैठा, वहाँ का जो टीचर था उसका काम करता था, जो वहाँ के स्कूल का था। तो वहाँ बैठे बैठे मुझे एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया। वो एक गांव था खरींडवा, शाहबाद मारकंडा के पास। मैं उस ऑर्डर को लेकर के, और जान पहचान की चिट्ठी स्वयं सेवक से लेकर के, कि वहाँ शाहबाद में आपको ये मेरा व्यक्ति मिलेगा, उसको ये लेटर दिखाना, तो आपकी आगे सहायता करेंगे। मैं वहाँ पहुँचा अपना सूटकेस और बिस्तर लेकर के। तो जो चिट्ठी जिन्होंने दी थी वो भी स्वयं सेवक थे शाहबाद मारकंडा में, और देने वाले भी स्वयं सेवक थे। उन्होंने मुझे साइकिल की व्यवस्था कर दी। वहाँ से 6 मील दूर था खरींडवा, तो साइकिल पर बैठ कर के सामान ले करके मैं खरींडवा पहुँच गया। वहाँ मैंने 7 साल नौकरी की। 7 साल। विद्यालय था? विद्यालय। क्या नाम था विद्यालय का? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खरींडवा, हरियाणा सरकार। उस समय हरियाणा नहीं था, उस समय पूरा पंजाब था, बाद में हरियाणा अलग हो गया। तो जब मैं फिर वहाँ से रिज़ाइन करके दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने पहले एग्ज़ाम दिया, उसमें पास हुआ, रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू हुआ, उसमें पास हुआ। 1-2 बार मुझे आना पड़ा। फिर जब अपॉइंटमेंट का लेटर मिल गया, तब मैंने वहाँ रिज़ाइन किया। किस विभाग में यहाँ पे? टीचर में ही? टीचर, स्कूल का टीचर। तो वहाँ से दिल्ली आ गए? दिल्ली आ गए। दिल्ली में एक स्कूल था, उसका नाम था त्रिनगर, गणेशपुरा त्रिनगर, अब भी है। तो उस स्कूल में मेरी पहली अपॉइंटमेंट हुई, और 1 साल में वहाँ रहा। ये 1964 की बात है। 65 में मैं ट्रांसफ़र करके कालका जी में आ गया। तब से लेकर अब तक कालका जी में हूँ। बड़ी कठिनाइयाँ देखी। विभाजन के दौरान संघ का कार्य कैसा देखा आपने? कैसे संपर्क में रहे? मैं ये समझता हूँ, उस समय इतनी संख्या हो गई थी कि जो परम पूजनीय डॉक्टर जी ने कहा था कि 1% स्वयं सेवक गणवेश में तैयार हो, लगभग वो हो गए थे। मतलब आप कह रहे हैं कि विभाजन के दौरान हर तरीके से संघ के स्वयंसेवक सेवा भाव में लगे थे? बिल्कुल, हर तरीके से, बचाने में, बसाने में, उनके भोजन पहुंचाने में, उनके आवभगत करने में संघ के स्वयंसेवक ही लगे हुए थे। वहाँ से फंसे हुए लोगों को बचा कर लाने भी संघ के स्वयंसेवक ही कर रहे थे। एक
लास्ट में ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब 1947 के विभाजन की बात आती है और जो दृश्य पूरा आपने बताया, आने वाली पीढ़ियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप वहाँ से क्यों बेदखल हुए, क्या कारण थे, आने वाली पीढ़ियाँ क्या सबक लें उससे? ये बेदखल हुए इसलिए विस्थापित हुए कि हम हिंदू थे और हिंदुओं का वहाँ रहना कठिन था। हमारे आस पास के बहुत से गांव, वहाँ काफ़ी लोग मारे गए, कत्ल किए गए, महिलाओं ने वो जौहर कर लिया, कुएं में गिर गईं और जल मरी अपनी इज्जत बचाने की। तो इसी आधार पर आए कि हम हिंदू हैं, हम यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते, अपना घर बार छोड़ के आए। अब बहुत मन करता है उस घर को देखा जाए। उस पूरा का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा, मेरी एजुकेशन पर पड़ा, मेरे भरण पोषण पर पड़ा, वही सब सकते। जैसा कि कालरा जी ने बताया कि जंग से निकलने के बाद मजदूरी की, भाई को भी खोया और 20 लोगों के परिवार में सिर्फ आज अकेले बचे हुए हैं। 20 भाई बहनों के परिवार में सिर्फ अकेले बचे हुए हैं आज। और सबसे अंत में कहते हैं कि हम हिंदू थे इसलिए हमें भागना पड़ा वहाँ से। ये बात आज सभी को समझनी चाहिए कि आखिर विभाजन की जो पूरी विभीषिका थी, विभाजन के दौरान जो सब सारी चीज़ें वो इसलिए क्योंकि हिंदू जो थे इसलिए सारा कुछ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। बहुत दर्द झेला है, पीड़ा झेली है। आज भी उस दर्द को याद करते ही आंसू टपकने लगते हैं, दिल भर जाता है। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchjanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है vkv.panchjanya@gmail.com।